नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेनली पेपर 1 का सेक्शन ए में जो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके विचार को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि मार्क्स के अनुसार ह्यूमन ने सबसे पहले थिंकिंग या प्रोडक्शन, इन दोनों में से क्या चीज़ किया था। मतलब कि हिस्टोरिकल एक्शन, जो सबसे पहला एक्शन मार्क्स के अनुसार ह्यूमन का क्या था, तो उसका इनके अनुसार थिंकिंग नहीं था बल्कि क्या था, प्रोडक्शन था। यानी कि आंसर क्या है, प्रोडक्शन। इनका मानना है कि देखिए, पहले थिंकिंग करने के लिए क्या करना होगा, पहले खाना होगा। तो खाने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन करना होगा ना। प्रोडक्शन करिएगा तभी तो आप थिंकिंग कर पाइएगा ना। तो इसलिए इनका मानना था कि जो फर्स्ट हिस्टोरिकल जो एक्ट था ह्यूमन का मार्क्स के अनुसार, वो प्रोडक्शन है, ना कि थिंकिंग है। अब प्रोडक्शन के लिए आप सोचिए क्या करना होगा। प्रोडक्शन रिलेटेड काम किससे होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड जो काम होगा, जो भी टूल यूज होगा, जो भी चीज़ें यूज होगी, उसको हम लोग किस चीज़ में रखेंगे, उसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए मान लीजिए कि इंसानों ने खेती करना शुरू किया, तो खेती करने के लिए उनको ने क्या, जो भी टूल यूज करेंगे तो उसको, या फिर मान लीजिए कि हंट करेंगे, तो उस चीज़ को जो यूज करेंगे तो वो मार्क्स के अनुसार क्या है, एक प्रकार से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। यानी कि उसको आप मानिए कि इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये चीज़ है। तो मार्क्स के अनुसार पहला जो काम है ह्यूमन का, ये फर्स्ट हिस्टोरिकल जो एक्ट है मार्क्स के अनुसार, वो प्रोडक्शन है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जाएगा तो सीधे बताइएगा क्या है, प्रोडक्शन है। ये मार्क्स के अनुसार है, और थिंकर्स का अलग अलग कहना है, लेकिन मार्क्स का कहना है कि देखिए, ह्यूमन ने सबसे पहले कौन सा काम करना स्टार्ट किया था, तो प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था। और प्रोडक्शन के लिए जो भी स्ट्रक्चर, जो भी टूल्स यूज किया, उसको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना। और जो भी, जैसे बहुत सारा चीज़ है आज के डेट में, इकोनॉमिक टूल्स में कौन आ गए, जैसे कि इंडस्ट्री आ गया, या फिर बहुत सारा मशीन आ गया, ये जो भी चीज़ें हो गया, आईटी सेक्टर आ गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, ये सब के सब क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को उन्होंने एक प्रकार से क्या माना है, बेसिक स्ट्रक्चर माना है। तो फिलहाल इतने याद रखिए, मार्क्स के अनुसार जो पहला एक्ट था वो प्रोडक्शन था। यानी कि एक उनके अनुसार जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो मेन स्ट्रक्चर था। अगला, मार्क्स के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि पहले आपको क्या करना होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी पर आपको क्या होगा, जब आपका इकोनॉमी पर कब्जा हो जाएगा तो बहुत सारे जो चीज़ें आप स्टेट पर कब्जा कर सकते हैं, समाज पर कब्जा कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब पे कब्जा कर सकते हैं। तो मार्क्स के अनुसार जो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने किसे माना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही मेन स्ट्रक्चर है। इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही वर्कर को क्या करना होगा, बदलना होगा, और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपने कब्जे में लेना होगा, तभी एक प्रकार से क्या है, मार्क्स के अनुसार कम्युनिज्म आएगा। तो फिलहाल इतना याद रखिए, मार्क्स के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स जो है वो स्टेट, सोसाइटी, फैमिली, पॉलिटिक्स, मीडिया, एजुकेशन, इस सब चीज़ को कौन सा स्ट्रक्चर में रखते हैं। क्या वो इसको बेसिक स्ट्रक्चर में रखते हैं या फिर सुपर स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो मार्क्स का मानना है कि देखिए, चाहे स्टेट रहे, सोसाइटी रहे, फैमिली रहे, पॉलिटिक्स रहे, मीडिया रहे, एजुकेशन रहे, रिलीजन रहे, ये सब के सब क्या है, सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। और जो मेन स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर ही एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से जो है वो सुपर स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, टिका हुआ है। इसको आप मानिए क्या, सुपर स्ट्रक्चर, इसको मानिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही मेन स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर जो मार्क्स के अनुसार स्टेट, सोसाइटी, फैमिली, पॉलिटिक्स, मीडिया, एजुकेशन, ये सब के सब सुपर स्ट्रक्चर हैं। कैपिटलिस्ट क्लास जो क्या कर रहे हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर क्या करके रखे हैं, कब्जा करके रखे हैं। और वही जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करके रखे हैं तो सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ये तो सुपर स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है ना। इसलिए जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो पूंजीपति क्लास है, उसका स्टेट को अपने हिसाब से चलाता है, सोसाइटी को अपने हिसाब से स्टिमुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, फैमिली को अपने हिसाब से वो मैनेज करता है, पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से मैनेज करता है, मीडिया को अपने हिसाब से मैनेज करता है, एजुकेशन को अपने हिसाब से मैनेज करता है। तो मीडिया और एजुकेशन, ये सब के सब जो चीज़ें हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में है। जो चीज़ें बोलने कहते हैं वो वही चीज़ बोलेंगे, जैसा वो स्टेट को कहेंगे वैसा ही करेंगे। जब भी समस्या को सुलझाने की बारी आएगी तो स्टेट हमेशा क्या करेगा, कैपिटलिस्ट क्लास के पक्ष में खड़ा होगा। पॉलिटिक्स भी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर जिसका कब्जा है, यानी कि ये कैपिटलिस्ट क्लास, तो उसी का एक प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से कब्जा होगा। तो इस प्रकार की बात मार्क्स बोलते हैं। तो मार्क्स ये सब के सब को सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपर स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहिए, में सबसे प्रमुख कौन है। मार्क्स के अनुसार हम पहले बता चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है
जो है वो मेन जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। और इसी बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, वर्कर क्लास को अपने पक्ष में करना होगा। जब वर्कर क्लास ये बेसिक स्ट्रक्चर को अपने कब्जा में करेगा तभी वो कम्युनिज्म लाने में क्या होगा, सक्षम रहेगा, साम्यवाद लाने में सक्षम रहेगा। और रिवीजन का क्वेश्चन देखिए, हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट किसने दिया था, जेएस मिल ने। हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत जेएस मिल के बारे में आपको पता है, चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बारे में जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में किया गया है। तो उसी के लिए वो करते हैं, हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट देते हैं। हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत इन्होंने एक प्रकार से 2 प्रकार के एक्शन बताया था, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और एक और एक्शन क्या था, अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है उसमें स्टेट क्या करे, इंटरफेयर करे। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या करे, स्टेट इंटरफेयर ना करे। तो इसलिए जो है अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी अगर मान लीजिए कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बारी आई तो हार्म प्रिंसिपल के अनुसार यानी कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट जो है वो क्या करे, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ना कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन ऐसा एक्शन जिसमें मतलब कि आप अकेले में कोई काम कर रहे हैं जिससे दूसरा कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको कहा जाता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अदर रिगार्डिंग एक्शन ऐसा एक्शन जिससे आप दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। वो बात अलग है कि फिलोसफर्स का मानना है, थिंकर्स का मानना है कि स्टेट को ऐसे क्या है, एक प्रकार से कहने को है कि वो एक प्रकार से लिबर्टी को बढ़ावा देगा। स्टेट को एक प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट पावर आप दे रहे हैं ना, जैसे कि इससे क्या होगा, अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट पावर दीजिएगा तो इससे क्या होगा, स्टेट तो हर चीज़ को अदर रिगार्डिंग एक्शन में डाल करके उसको क्या करेगा, एक प्रकार से उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो खत्म हो जाएगा ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होगा, उस चीज़ को एक प्रकार से क्या मिलेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुले बाजार यानी कि ओपन मार्केट को विचारधारा को कौन बढ़ावा देता है, कैपिटलिज्म। ओपन मार्केट मतलब कि जो भी चीज़ प्रोडक्शन रिलेटेड, जैसा सोशलिज्म है तो सोशलिज्म जो चीज़ है, जैसे 1991 से पहले भारत में क्या था, एलपीजी रिफॉर्म भारत में नहीं आए थे तो उस समय जो भारत में जो मेन जो आइडियोलॉजी चल रही थी वो सोशलिज्म की चल रही थी, मतलब कि क्लोज मार्केट। क्लोज मार्केट मतलब कि हर चीज़ स्टेट क्या करेगा, उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, प्राइस को डिसाइड खुद करेगा, प्रोडक्शन भी खुद करेगा। एक प्रकार से सोशलिज्म में सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश किया जाता है कि स्टेट ही हर चीज़ ज़रूरत है लोगों का जो क्या है वो पूरा करेगा। ये इसमें क्लोज मार्केट में क्या है, यानी कि सोशलिज्म में क्या है कि एक्सपोर्ट पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए 1991 के बाद क्या आया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे और ओपन मार्केट पर ध्यान दिया गया था, यानी कि अब हर चीज़ जो है वो मार्केट डिसाइड करेगा। यानी कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो डिसाइड करेगा कि किसी चीज़ का रेट कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा और किस चीज़ का रेट नीचे जाएगा या फिर उतना ही रहेगा। तो खुले बाज़ार का जो ओपन मार्केट का जो कंसेप्ट है वो कैपिटलिज्म बढ़ावा देता है, मतलब कि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो बढ़ावा देती है। इसका साफ मानना है कि एक प्रकार से जो लोग हैं वो अपना क्या करें, अपना कैपेबिलिटी से आगे बढ़े, अपनी क्षमता को बढ़ावे, उसके बाद वो क्या करें, चीज़ों को प्रोडक्शन करे या फिर वो अपने हिसाब से मेहनत जो करेगा उसको लाभ मिलेगा। फादर ऑफ लिबरलिज्म किसको कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जो हैव और हैव नॉट का जो मतलब है उस किस चीज़ से, हैव का क्या मतलब है, हैव नॉट का मतलब क्या है। कार्ल मार्क्स का मतलब है, मानना है कि अभी जो सोसाइटी है वो हैव और हैव नॉट के बीच में बटा हुआ है। हैव मतलब अमीर वर्ग के बीच में और हैव नॉट मतलब कि वर्कर क्लास के बीच में, यानी कि 2 ही क्लास एग्जिस्ट कर रही है, एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास। तो कम्युनिज्म हमको लाना होगा, यानी कि पुअर क्लास को क्या करना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करना होगा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करना होगा, उसको आपस में बांटना होगा। एक प्रकार से ट्रू इक्वालिटी लाया जाएगा कब, जब कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा। रिवीजन का क्वेश्चन, थियोडोर एडोर्नो और हर्बर्ट मार्क्यूजे ये कौन सा स्कूल से संबंध रखते हैं, न्यू मार्क्सिज्म। न्यू मार्क्सिज्म से संबंध रखने वाले कौन से, न्यू मार्क्सिज्म जो आपको पता होगा, जो यंग मार्क्स के जो जिस चीज़ का भी जो बुक लिखे थे, जो काम किए हैं और उस चीज़ को जो फॉलोअर है उसको कहा जाता है न्यू मार्क्सिज्म। तो याद होगा न्यू मार्क्सिज्म जो यंग मार्क्स का जो एक बुक है उसका नाम क्या है, एक है इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ना, ये चीज़ है। तो और 2 बुक था लेकिन इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, कहीं याद रखिएगा। तो न्यू मार्क्सिज्म किसको कहा जाता है, जो यंग मार्क्स के जो फॉलोअर है उसको न्यू मार्क्सिस्ट कहा जाता है। यंग मार्क्स जब यंग थे तो उन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से एलियनेशन का कंसेप्ट दिया था। एलियनेशन का कंसेप्ट हम आगे अब डिस्कस करेंगे, बढ़िया से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।